बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस व्लॉग में सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी 3 बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इन 3 ख़बरों के अलावा जो दीगर हैपनिंग्स हुई हैं, दीगर बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी तफ़सीलात भी आप देखने वालों की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ एक ऐसी ख़बर से करेंगे जो ख़बर भी हमारी और उस ख़बर की अब बाज़ाब्ता तौर पे तस्दीक भी हो चुकी है। कल रात चूँकि मैं अपना आखिरी व्लॉग कर चुका था और ये रात को ही ख़बर सामने आई, तो चूँकि हम व्लॉग रिकॉर्ड कर चुके थे, अगर उससे पहले ये हमारी ख़बर की तस्दीक होती तो आखिरी व्लॉग में इसको हम शामिल कर लेते। कल नाज़रीन नेशनल मीडिया पे और सोशल मीडिया पे ख़बरें चलती रहीं कि 12 दिसंबर को जो भुट्टो रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, उस खबर में कहा गया कि लाइव कवरेज का इम्कान है और पीर के रोज़ जो 2 रुकनी कमेटी बनी थी, जस्टिस अतहर मिन्नल्ला साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, वो फुल कोर्ट को रिपोर्ट पेश करेगी। तो हमने आपसे कहा था कि दिसंबर के पूरे महीने में फुल कोर्ट का कोई इजलास नहीं हो रहा और हमने खबर ये दी थी कि इस बात का अभी तक कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा ऑर्डर, कोई ऐसा डायरेक्टिव जारी नहीं हुआ कि 12 दिसंबर को भुट्टो रेफरेंस की जो समाअत है, उसकी पीटीवी लाइव कवरेज करे और नेशनल मीडिया पे वो दिखाई जाएगी। तो उसकी अब तस्दीक ऐसे हुई है कि जो प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ है, उसमें यह फैसला हुआ है कि जो बेंच नंबर 1 है, उसकी प्रोसीडिंग को रिकॉर्ड किया जाएगा और रिकॉर्ड करने के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अवेज़ा कर दिया जाएगा, पब्लिश कर दिया जाएगा। यानी लाइव कवरेज वाली जो खबरें कल चलती रहें मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, नेशनल मीडिया पे, तो हमारी खबर की तस्दीक हो गई। सुप्रीम कोर्ट से खबर सामने आई है कि लाइव नहीं बल्कि रिकॉर्ड करके उस कार्रवाई को जो है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा। अब आ जाते हैं हमारी जो बाकी की सुप्रीम कोर्ट की खबरें हैं, उनकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करते हैं। लेकिन नाज़रीन, लाहौर में 9 मई के वाक़ये के हवाले से 4 अहम केसेस की समाअत हुई है। इसका मुख्तसर सा अहवाल आपके साथ शेयर करके फिर सुप्रीम कोर्ट की खबरों की डिटेल जो है वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। आज नाज़रीन, एटीसी अदालत लाहौर में 4 केसेस की समाअत हुई, जिसमें जना हाउस हमला केस, कलमा चौक जलाओ गिराओ केस, मॉडल टाउन मुस्लिम लीग नून का जो सेक्रेटेरिएट वहाँ पे जलाओ घिराव किया गया, तोड़ फोड़ की गई, अस्करी टावर के ऊपर जो हमला हुआ, इन 4 केसेस की समाअत हुई और इन चारों केसेस में जो नॉमिनेटेड एक्यूज थे, जिसमें इमरान खान साहब की हमशीर गान है अलीमा खान, उज़मा खान और पीटीआई के जो साबिक रुकन है असद उमर, इनकी नाज़रीन अबूरी ज़मानतें जो है वो 9 दिसंबर तक इसमें तौसीक़ कर दी गई है। आज मुल्ज़मान की तरफ से एडवोकेट मुदस्सर उमर जो है वो अदालत में पेश हुए और उनकी तरफ से कहा गया कि ये सियासी मुकदमात हैं और इसमें मुल्ज़मान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। असद उमर आज पेश नहीं हुए, उनकी तरफ से इस्तिस्ना की दरख्वास्त आई थी, इस्तिस्ना की दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया गया और 9 दिसंबर नहीं 9 जनवरी तक उनकी जो बुरी ज़मानतें उसमें एक्सटेंड भी किया गया, अदालत की तरफ से तौसीक़ की गई और साथ में जो प्रोसिक्यूटर थे जिनकी जानिब से कहा गया, आज अदालत को अभी तक इस केस की तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई, तो अदालत की तरफ से आइंदा समाअत पे इस केस का जो रिकॉर्ड है वो पेश करने और आइंदा समाअत पे वकला को दलाइल देने का हुक्म भी दे दिया गया है। अब आ जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी खबरें हैं, पहले उनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते और फिर इसके बाद कुछ और भी खबरें हैं, उनकी डिटेल्स भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, जो कल से परसों ही बल्कि भुट्टो रेफरेंस का जब से बेंच बना है, उसके ऊपर बात की जा रही है कि चीफ जस्टिस कादी फाइज साहब भी हम ख्याल बेंचेस तश्कील दे रहे हैं। पहले तो हैरानगी इस बात पे होती है कि अब हम ख्याल बेंच की जो इस्तिलाह है, जो टर्म है, वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जब ये साबिक दौर में ये हम ख्याल बेंच की बात की जाती तो वो कहते थे कि नहीं, ये हम ख्याल बेंच नहीं है। आज वो वही लोग हम ख्याल बेंच की जो टर्मिनोलॉजी है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब नाज़रीन, बात यह है कि ये जो एतराज़ उठाने वाले हैं, इन एतराज़ उठाने वालों को मैं जवाब देना चाहूँगा कि ये जो भुट्टो रेफरेंस को 12 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, 12 साल तक ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा रहा। आखिरी समाअत कब होती है? नवंबर 2012 में। उसके बाद से आज तक ये रेफरेंस ज़ेर समाअत रहा, पेंडिंग रहा, किसी चीफ जस्टिस ने इसको टेकअप नहीं किया। इसमें साकिब निसार साहब भी आए, क्योंकि जो एतराज़ करने वाले हैं उनका उनकी जो इंक्लाइनेशन है, उनका जो झुकाव या जो उनकी पसंद है, जो चाहत है, वो साकिब निसार साहब के साथ भी है, खोसा साहब के साथ भी है,
गुलजार साहब के साथ भी है, बंदियाल साहब के साथ भी है, बाकी चीफ जस्टिस ज़मान को तो आप छोड़ देना। तो ये जो एतराज़ करने वाले हैं वो ये बताएं कि 12 साल तक अगर पेंडिंग रहा तो इस दौरान जो जितने चीफ जस्टिस साहबान गुजरे हैं उन्होंने लगा के बेंच तश्कील दे के इसका फैसला क्यों नहीं किया। आज अगर 12 साल के बाद ये हिम्मत, ये जुर्रत काजी फाइसा ने की है कि ये रेफरेंस लगेगा, इसके ऊपर जो भी मुनासिब फैसला बनता होगा वो सुप्रीम कोर्ट देगा, अपनी राय देगा सदारती रेफरेंस पे, तो आज एतराज़ किस बात का है। इतना अगर आपको दुख है, दर्द है, तकलीफ़ है इस रेफरेंस की कि इसमें हम ख्याल बेंच क्यों बना है, इसमें कोई और बेंच होता, तो जब वो आपके अपने मनपसंद, आपके पसंदीदा चीफ जस्टिस साहबान जजेस मौजूद थे तो उनसे कहते ना कि इस रेफरेंस को समाअत के लिए मुकर्रर करते, आपने एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। और फिर इसके बाद नाज़रीन, परवेज़ मुशर्रफ का मुकदमा 4-4.5 साल तक पेंडिंग कर पड़ा रहा, किसी ने समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया, काजी फाइसा साहब ने समाअत के लिए लगाया, उस पर अब 9 जनवरी को समाअत होनी है। इसी तरीके से नाज़रीन, फैज़ाबाद नज़र-ए-सानी केस, फरवरी का फैसला, मार्च अप्रैल में नज़र-ए-सानी की दरख्वास्तें आई, 4.5 साल तक पेंडिंग पड़ी रहीं, किसी ने सवाल उठाया, किसी ने सवाल नहीं उठाया। इसी तरीके से मलिक रियाज हुसैन, जिसने डील भी साबका आपके पसंदीदा जजेस के साथ की थी कि 460 अरब दूंगा, उस डील से मुनर्रफ हो गए मलिक रियाज हुसैन। 460 अरब देने से डिफ़ॉल्टर हो गए 2021 से, 2000 बल्कि 20 से अक़सात नहीं दी। तो किसी ने पूछा कि डिफ़ॉल्टर होने के बाद आपके साथ की गई कमिटमेंट से इनराब करने के बाद मलिक रियाज हुसैन का केस क्यों नहीं लगा, और जब लगाया तो काजी फाइसा साहब ने लगाया, और जब लगाया तो उसमें क्या बात सामने आई कि 460 अरब मलिक रियाज हुसैन साहब नहीं दे रहे, एक साथ उन्होंने रोक दी हैं, डिफ़ॉल्टर हो गए हैं। इसका फैसला भी काजी फाइसा साहब ने किया। लेकिन बहरहाल ये जो एतराज़ उठाने वाले हैं कि हम ख्याल बेंच बन गए, ये बन गया, फ़लाँ हो गया, मिलिट्री कोर्ट में नकवी साहब के केस में और फलाने केस में, ये हम ख्याल बेंच अब चीफ जस्टिस नहीं बनाता, हम बार बार बताते हैं। ये नाज़रीन मेरे पास एक कॉज लिस्ट है, मैं आपको सिर्फ एक स्पेसिमेन के तौर पे ये दिखाना चाह रहा हूँ। ये आप देखें इसमें क्या लिखा है। ये जो बात करने वाले हैं ना, ये जस्टिस नकवी साहब का बेंच है। ख़बर हमने आपके साथ रात हमने शेयर कर दी थी अपने ट्विटर पे कि नकवी साहब की जो दरख्वास्तें हैं उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान हैं, जस्टिस जमाल ख़ान मंदूखेल हैं, मुसर्रत हिलाली हैं। अब ये ऐसा बेंच है नाज़रीन, ये जो भी फैसला देगा आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि फ़ैसला क्या देगा। ये जज आज़ाद जज हैं, आज़ाद मंच जजेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस हैं और अपने ओथ की पासदारी करने वाले जजेस हैं। तो इससे पहले जब बेंच बनते थे पता होता था क्या फ़ैसला आना है। अब आप देखें जो चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था, इसके नीचे लिखा क्या है। ये बेंच तो बना है बाय ऑर्डर ऑफ द कमेटी अंडर सेक्शन 21 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी बनी है उस कमेटी ने फैसला किया। नीचे रजिस्ट्रार के सिग्नेचर मौजूद हैं जजील आसलम साहबा के। तो ये जो एतराज़ उठाने वाले हैं वो ज़रा मुझे दिखा दें कि कमेटी ने मुत्तफ़िका तौर पे फैसला किया, क्या इसके ऊपर इजाज़ुल एहसन साहब का कोई इख्तलाफ है। अगर कोई ऐसा हम ख्याल बेंच बन रहा है तो लिखें अपने इजाज़ुल एहसन साहब, वो भी आज़ाद हैं, कमेटी में अपनी राय के साथ बैठते हैं, अपनी सोच के साथ बैठते हैं, कोई उन पर दबाव नहीं। वो कहें कि ये बेंच नहीं बनना चाहिए, इसमें फ़लान जजेस को शामिल करना चाहिए, कोई नोट मौजूद नहीं। इसी तरीके से नाजरीन जो भुट्टो रेफरेंस बना वो भी कमेटी का फैसला। इसी तरीके से जो ICA का बेंच बना है फौजी अदालतों वाला, उन जजेस के नाम भी अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो भी इसी कमेटी ने बनाया है। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर जो फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया, इसी प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के जो बनी है उसने बनाया है, उसकी अप्रूवल के साथ बना है। एक मुझे दिखा दें कि जिसमें इजाज़ुल एहसन साहब ने इख्तलाफ किया हो। कोई इख्तलाफ नहीं, मुत्तफ़िका तौर पर बेंच बन रहे हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ होती तो इजाज़ुल एहसन साहब ज़रूर एतराज़ करते, उन्होंने नहीं किया, इसका मतलब है उनकी राय भी, उनकी रजामंदी, उनकी कंसर्न शामिल है। अब जनाब मिलिट्री कोर्ट के हवाले से बेंच बना है, इसमें आप ये देखें जैसे सरदार तारिक मसूद साहब इसमें सरबराह हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जो लिस्ट जारी हुई है वो 6 की जारी हुई है, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र हैं, जस्टिस हसन नज़र रिजवी हैं, जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं। और अब ये जो 6 रुकनी बेंच है इसके हवाले से भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या फ़ैसला देगा। पहले बड़ी आसानी के साथ प्रेडिक्ट हो जाता था, अब उस तरीके से नहीं होता। लेकिन नाज़रीन मेरे इतला के मुताबिक, इतला का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ग़ालिबन ये 6 रुकनी बेंच नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं गलती हुई है इस कॉज लिस्ट को टाइप करने में। ये 6 नहीं, ग़ालिबन 7 रुकनी बेंच होगा। अगर 7वें जज का नाम आता है, क्योंकि मैं इतला का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो 7वें जज का नाम भी हम अगले व्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन कल
तारिक मतीन साहब ने पूछा कि ये दरखास्तें तो लग गई, इंट्रा कोर्ट अपीलें जो आई थी, लेकिन वो जो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन थी जो फौजी अदालतों के फैसले के ऊपर अमल दरामद पे दायर की गई थी, उसका क्या बना, उसको क्यों नहीं टेकअप किया गया? तो नाज़रीन बात यह है, इसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। मामला नाज़रीन ये है कि जब मेन जो अपीलें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई, ये अपीलें अगर फौजी अदालतों का फैसला बरकरार रहता है और ये अपीलें डिसमिस हो जाती हैं, उसके बाद चाहिए तो ये था कि जिन्होंने ये कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन दायर की है, वो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पे मीडिया पे आने का भी शौक होता है, बजाय इसके कि वो जो 102 लोग मिलिट्री की हिरासत में हैं, आप कह रहे हैं कि वो हब्से बिजा में उनको रखा गया है। बात बिल्कुल ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उनको मिलिट्री कस्टडी से आपको कोर्ट में फौजदारी कोर्ट में ले जाना चाहिए था, लेकिन तरीकाकार क्या है? अब हम साफी तरीकाकार वकला को बताएंगे। तरीकाकार यह है कि आप हाई कोर्ट में जाते, ठीक है, आपने कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन भी दायर कर दी, आप हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की एग्जीक्यूशन के लिए जाते, इंप्लीमेंटेशन के लिए जाते, लेकिन वो कोर्स किसने अडॉप्ट नहीं किया। अब ये जो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन है, जाहिर सी बात है कि इंट्रा कोर्ट अपीलों का फैसला होगा, उसके बाद इनको टेकअप किया जाएगा। इसको टेकअप किया जाएगा कि आया के देखा जाएगा कि कंटेम्प्ट किस तरीके से कौन कर रहा है, कौन जिम्मेदार है, फिर ये दरख्वास्त जो है वो इसको टेकअप किया जाएगा, ये ज़ेरे समाअत जो है वो आएगी, लेकिन अभी अपीलों पर समाअत होगी। अब आ जाते हैं, एक खबर का इशारा मैंने आपको दे दिया, 3 खबरों का प्रॉमिस किया था कि मेरे ख्याल से, मेरी इतलात के मुताबिक ये 6 नहीं, ये 7 मेंबर बेंच होना चाहिए। तो 7वां जज जो है, मेरे ख्याल से टाइपो मिस्टेक हुई है, 7वें जज का नाम शामिल होने से रह गया है, मेरा अंदाज़ा है, मेरी इतला है। 7वें जज का नाम आया तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। वीलॉग ताखीर भी इसी वजह से ताखीर का शिकार हुआ, मैं 7वें जज का नाम ढूंढ रहा था लेकिन मेरा किसी सोर्स के साथ रब्ता नहीं हो सका। लेकिन 2 खबरें और आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगा। नकवी साहब का केस, दोनों दरखास्तें नाज़रीन समाअत के लिए लग गई, जो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पहले शोकास नोटिस के खिलाफ दायर की, दूसरे शोकास नोटिस के खिलाफ दायर की, एक 20 नवंबर को दायर की, दूसरी 30 नवंबर को दायर की। पहली दरखास्त तो मेरी राय के मुताबिक गैर मौसर हो चुकी है, जो एतराज़ात उन्होंने उठाए थे वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में वो एड्रेस हो चुके हैं, लेकिन नकवी साहब कहते हैं एड्रेस नहीं हुए। मेरे ख्याल से वो इन्फेक्शस हो चुकी है। दूसरी दरख्वास्त उनकी अलाइव है, दूसरी दरख्वास्त 30 नवंबर को दायर हुई है, तो आज 9 दिसंबर है, तो 14 दिन से पहले पहले दरख्वास्त लग चुकी है, इसको लगाने का फैसला हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन 2 और दरख्वास्तें हैं जो समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं। एक नाज़रीन ये दरख्वास्त गुजार है इसी केस में जिसमें नकवी साहब की दरख्वास्त बेंच में लगनी है, जिसको जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, मंदुखेल साहब, मुसरत अली साहबा जो है उसको चलाएंगे इस केस को जुमे के रोज़ 15 दिसंबर को। इसमें एक दरख्वास्त नाज़रीन ये है, मैं आपको नाम बताता हूँ नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुजरांवाला थ्रू प्रेसिडेंट मिस्टर परवेज़ आबिद हरल। तो ये परवेज़ आबिद हरल साहब ने पहले कुछ लेटर भी लिखे थे जस्टिस नकवी साहब के हक़ में। अब जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई है, इसको भी जो नकवी साहब के खिलाफ चल रहा है, ये गुजरांवाला बार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की है, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल की है। जस्टिस नकवी साहब की दरख्वास्तों पर नाज़रीन 43, 42, हाँ 43 और 42 का नंबर लगा है। एक मिनट नाज़रीन, अभी इसमें भी देखें ना कि वो उन्होंने टाइप करने में सुप्रीम कोर्ट में इतनी गलती हुई है कि 42 के बाद फौरी तौर पे 44 नंबर पिटीशन लिखी गई है, हालांकि इसमें 43 नंबर आनी है। मेरी जो और सोर्स के साथ जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सिस्टम में नाज़रीन, हाँ जी, किधर है जी, ये 43 नंबर भी है और उसके साथ साथ सिस्टम में 44 नंबर भी है। 43 जो है वो नकवी साहब की, 44 का तो नंबर लग गया, 44 भी है, 43 पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जो है वो सिर्फ 44 नंबर को जाहिर किया गया है, 43 नंबर जो है वो शो नहीं हो रही। तो दोनों दरखास्तें नकवी साहब की फिक्स हुई हैं। इसके अलावा नाजरीन 45 नंबर जो है ये गुजरांवाला के जो डिस्ट्रिक्ट बार के सदर हैं परवेज़ आबिद हरल साहब, इनकी दरख्वास्त भी जस्टिस नकवी साहब के हक़ में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो खिलाफ थी, ये भी समाअत के लिए फ़िक्स कर दी गई है। अब इसका क्या लगा है नाज़रीन, ये दायर हुई थी 4 दिसंबर को, यानी आज 9 दिसंबर है, 5 दिन पहले ये दायर की गई थी। लेकिन आज एक और दरख्वास्त भी है, जो समाअत के लिए फिक्स हुई है, जो कि मियाँ दाऊद जो कि जस्टिस नकवी साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त गुजार हैं, उनकी एक दरख्वास्त इजाज़ुल एहसन के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी दायर हुई। जस्टिस इजाज़ुल एहसन जो कि सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो मियाँ दाऊद साहब ने दरख्वास्त दायर की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि चूँकि जो बेंच फिक्स हुआ था, उन्होंने हवाला दिया अपनी पिटीशन में कि गुलाम महमूद डोगर का जो बेंच था
उसमें नकवी साहब भी थे, उसमें इजाजुल एहसन साहब भी थे। तो लिहाजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई में जस्टिस इजाजुल एहसन साहब को भी शामिल ना किया जाए, क्योंकि उनके मफादात का टकराव है। और पहला जो शोकॉज नोटिस जारी हुआ उसकी भी इजाजुल एहसन साहब ने मुखालफत की थी। तो मियाँ दाऊद साहब ने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर की वो तो वहाँ पे टेकअप की जाएगी, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन मियाँ दाऊद ने दायर की थी कि जैसे नकवी साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन दायर की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ, वैसे जस्टिस इजाजुल एहसन के खिलाफ बतौर मेंबर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मियाँ दाऊद ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त दायर की थी। तो मियाँ दाऊद की जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन है उसको नंबर नाज़िम लगा है 43, 44, 45, 46, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 46। और यही बेंच जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का है, जिसमें मंदुखेल साहब हैं, मुसर्रत लाली साहबा हैं, यही बेंच जस्टिस इजाजुल एहसन के खिलाफ मियाँ दाऊद की दरख्वास्त पर भी समाअत करेगा, नकवी साहब की दरख्वास्तों पर भी समाअत करेगा, और उसके साथ साथ जो गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट बार की दरख्वास्त है उस पर भी समाअत करेगा। तो ये जो दो पटिशन अलहदा से हैं, एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ जस्टिस नकवी साहब के हक में, या आपको नेशनल मीडिया पे कहीं खबर नहीं मिलेगी। दूसरी जो खबर है कि जस्टिस इजाजुल एहसन के खिलाफ जो मियाँ दाऊद की दरख्वास्त है उसको भी समाअत के लिए लगा दिया गया है, नंबर भी लग गया है, उसका बेंच भी जब तश्कील दे दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर है, वो भी आपके साथ हम शेयर कर लें। नाज़रीन मोटरवे का जो वाक़या, अफसोसनाक वाक़या पेश है, जिसमें खातून के साथ ज़्यादती की गई और उसमें दो मुल्ज़मान आबिद मली और शफ़क़त बग्गा को 21 मार्च 2021 को ATC अदालत ने सज़ाए मौत सुनाई थी। अब इस सज़ाए मौत के फैसले के खिलाफ जो इन मुल्ज़मान की अपीलें हैं, लाहौर हाई कोर्ट में इन अपीलों को 14 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जस्टिस शहराम सरवर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा इन दरख्वास्तों को 14 दिसंबर को समाअत करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन आदिल राजा, जो कि इनके खिलाफ रावलपिंडी के इलाके नसीराबाद में फ्रॉड का मुकदमा दर्ज हुआ था, मोहम्मद मस्कीन इनके खिलाफ कंप्लेनेंट यानी शिकायत कुनंदा थे। इनके इस केस में पुलिस ने मुतल्लिका अदालत में रिपोर्ट पेश की है कि आदिल राजा पिछले 1.5 साल से मफरूर हैं और उनके 2 प्लॉट हैं, 2 कीमती गाड़ियां हैं, एक उनका फ्लैट है और दीगर कीमती असासे हैं। क्योंकि वो रुपोश हैं, इश्तिहारी हैं, तो लिहाजा इनके ये असासे बहाके सरकार नीलाम करने की इजाज़त दी जाए। तो अब ये पुलिस ने रिपोर्ट दाखिल कर दी है, देखते हैं इसके ऊपर अदालत क्या ऑर्डर जारी करती है। इसके अलावा नाज़रीन अलीम आदिल शेख साहब, उन्हें 4 मजीद मुकदमात में नामजद कर दिया गया है। 4 थानों की पुलिस ने ATC अदालत से इजाज़त मांग ली है कि शाह फैसल, अजीज़ भट्टी, सच्चल और सोल्जर बाज़ार पुलिस स्टेशन में जो मुकदमात अलीम आदिल शेख के खिलाफ दर्ज किए गए हैं, इसमें हमने अलीम आदिल शेख से इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो लिहाजा इनकी कस्टडी हमको दरकार है। तो देखते हैं इस सिलसिले में फर्दर क्या डेवलपमेंट होती है, अदालत का क्या फैसला सामने आता है। एक और ख़बर भी है नाज़रीन, वो भी आपके साथ अभी उसको रिटेन कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव खबर है, अगले व्लॉग में उसकी तफसीलात भी आपके साथ हम